हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीएन सीनियर ऑनलाइन क्लास। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो लेसन नंबर सेकंड था इज मेटल प्योर अराउंड अस वो कंप्लीट हो चुका है। उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आप लोगों को करवाए दिए थे। आज उसके प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन है या फिर जो भी आपको उससे रिलेटेड नोट चाहिए वो मैं आपको आज ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब नेक्स्ट है, हमने इस टॉपिक के ऊपर जनरल डिस्कशन किया था। हमने इस टॉपिक के ऊपर लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था, लेसन नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया भी था कि व्हाट इज एटम। एटम के बारे में एक जनरल जानकारी दी थी कि एटम होता क्या है। तो एटम क्या होता है? एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज ए माइक्रो पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस that cannot be furthermore divided and play the important role in chemical reaction. It's called atom. इसका टॉपिक फिर आएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एटम के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग प्रकार की थ्योरी दी थी, अपने अलग अलग प्रकार के थीसिस दिए थे, जो आगे आएगा उसके बारे में, वो नेक्स्ट चैप्टर में है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए एटम है, एक होता है एलिमेंट। एलिमेंट जो प्योर सब्सटेंस है, ठीक है ना, एक ही प्रकार के एटम का बना हुआ प्योर सब्सटेंस क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। तो इसके बारे में थ्योरी दी हुई है कि एटम के बारे में कोई जब केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान उसमें एक दो प्रकार के लॉ दिए हुए हैं, वो चीज आप समझो। अब ये लॉ क्या कहते हैं, ये आपके देखिए स्टूडेंट्स 10th में भी काम आएंगे और 9th में भी, क्योंकि बेसिक चीज है। तो इस बेसिक चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि 9th में और स्टूडेंट जनरली ऐसे टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेकिन ये टॉपिक 10th में जाकर के बहुत काम आते हैं और 10th की हायर स्टडी के लिए भी काम में आते हैं। तो ध्यान से समझो कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल है जैसे कि Na+Cl, ठीक है, तो इससे क्या बनता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यह जब मैंने आपको ये लिख करके ये लिखी है, तो इसका कुछ नियम भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी कि सोडियम और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो इसका क्या ला है, उसी के ऊपर अपन आज डिस्कस करेंगे। तो अपना टॉपिक है द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इसके दो लॉ है, ठीक है। फर्स्ट लॉ है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है, पहले हिंदी में बोल देता हूँ फिर इंग्लिश में भी इसको कन्वर्ट कर दूंगा, कि कोई जब केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो टोटल मास होता है, देखिए एक चीज और बताता हूँ, जैसे कि मान लो ये ए है और ए ने बी बनाया, हालांकि ऑलरेडी आई हैव डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है, इन विच टॉपिक? केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल रिएक्शन, ठीक है। तो अगेन मैं इसको वापस से रिवाइज करा रहा हूं, देखो कि ए से बी बन रहा है, ठीक है। तो ए क्या हो गया, बताओ भाई, ए क्या है? हाँ, कोई स्टूडेंट्स, व्हाट इज ए? आज ही बताया था। चलो मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे अभी दिया था Na+Cl, तो ये बनाएगा NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड 60 बनाया, तो ये क्या है और ये क्या है, अब बता दो। एट क्लास 7th क्लास में पढ़े हुए हो,
इतना मत सोचो। हाँ, ऑनलाइन क्लास चालू, दिव्यांग से खुशी और खुशी से नहीं। कोई बताएगा क्या है ये? देखो, इनको कहते हैं रिएक्टेड। क्या कहते हैं इनको? रिएक्टेड। आज डिस्कस नहीं किया था कैसे टॉपिक के ऊपर, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेड। ये है रिएक्टेड। इनको क्या कहते हैं बताओ? हाँ, कोई बताएगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। ध्यान रखना, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। बोलते क्या प्रोडक्ट बना है? क्या है प्रोडक्ट? प्रोडक्ट यानी एंड जो होता है ना उसका, जो कोई भी केमिकल रिएक्शन के लास्ट में जो बचता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर? आ रहा है क्या समझ में? नहीं आया समझ में? आ गया? रिएक्टेड प्रोडक्ट तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया क्या? जैसे कि खाने के अंदर देख लो आप, मम्मी क्या करती है? आलू की सब्जी बनाती है तो उसके लिए आलू डालती है, उसमें मसाले, तेल मसाले वगैरह डालती है, तो वो तो क्या हो गया? एक रॉ मटेरियल, एक रिएक्टेंट है। और उसका प्रोडक्ट क्या है? सब्जी। ठीक है ना? आलू की सब्जी क्या है? प्रोडक्ट हो गया। और रिएक्टेंट यानी उसके कच्ची सामग्री, यानी रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है उसका? ठीक है, आलू वगैरह। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये हो गया। आ गया क्या समझ में? आ गया? आप जैसे कि कोई मान लो कि चीज बना रहे हो कोई गत्ते वगैरह से, तो ठीक है, तो आपने क्या किया? एक झोपड़ी बनाई, तो वो क्या हो गया? वो तो एक प्रोडक्ट के रूप में हो गया, लेकिन उसका रिएक्टेंट क्या लिया? गत्ते वगैरह लिए, कागज लिए, उसकी फली ली, यही तो लेते हो आप लोग। तो ये तो आ गया समझ में? रिएक्टेंट यानी कच्ची सामग्री, और प्रोडक्ट क्या है उसका? जो एंड, उसके एंड में आपको क्या मिला? वो क्या है? उसका प्रोडक्ट है। क्लियर? बोलते हैं ना प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं। प्रोडक्ट का मतलब समझ गए ना आप? तो केमिकल रिएक्शन ये कहता है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जितना आप रिएक्टेंट लेते हो उतना ही हमें प्रोडक्ट मिलता है, उतना ही हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। एक जनरल एग्जांपल है, इनको एग्जाम में मत लिखना जो मैं ऐसे दे रहा हूँ, लेकिन एक जनरली समझाने के हिसाब से आप ऐसे समझ लो कि एक जैसे कि सब्जी का मैंने एक एग्जांपल दिया था, तो अगर आपने आलू 1 किलो लिए हैं तो सब्जी ज्यादा बनेगी या नहीं बनेगी? भाई जितना आप रिएक्टेंट लोगे उतना प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? है, उसके अंदर आपने मान लो 1 किलो आलू ले लिए, उसमें आधी किलो टमाटर डाल दिए, फिर अकरम सकरम खूब सारे डाल दिए, तो सब्जी भी ज्यादा बनेगी या नहीं बनेगी? आया क्या समझ में? तो जितना आप रिएक्टेंट लोगे उतना ही क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, है ना? ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, जैसे कि अच्छा सा एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि काजू की कतली बनाते हैं, तो 1 किलो कतली के अंदर मान लो 1 किलो चीनी की गिरती है, तो जैसे ही आपने वो करके सिकाई की, लास्ट में कतली कितनी बनेगी बताओ? 1 किलो कतली ली, 1 किलो चीनी डाल दी, कितनी बनेगी? जोर से बोलो, कितनी बनेगी भाई? 2 किलो बनेगी या नहीं बनेगी? ठीक है, चाहो तो किसी हलवाई को पूछ लो कितनी बनेगी? 2 किलो। मान लीजिए आपको कोई खाना बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, बात का मतलब समझो, हमें टॉपिक समझना है, टॉपिक क्लियर करना है, और उससे पहले हमारे कुछ फंडामेंटल क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो कितना बनेगा? 2 किलो। कहने का मतलब है जितना आप क्या लोगे रिएक्टेंट उतना ही क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। आया क्या समझ में? चाय बनाते हो, चाय में आप थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी चाय पत्ती वगैरह डालते हो तो थोड़ी चाय बनती है, लेकिन रिएक्टेंट बढ़ा दोगे तो प्रोडक्ट भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बोलो भाई। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जितना मास आप रिएक्टेंट का लोगे उतना ही हमें प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर? उसे हम क्या कहते हैं? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में मास को न तो जनरेट किया जा सकता, नहीं उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी टोटल मास कंजर्व रहता है। यानी उस मास को आप न तो बदल नहीं सकते हो। कैसे नहीं बदल सकते हो? वो जैसे देखो, Na+Cl है, ठीक है, Na+Cl छोड़ो, H+Cl मान लो, H+Cl, तो क्या बनाएगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
अब इसमें देखो कि हाइड्रोजन का मास, कुछ एलिमेंट के मास वगैरह आपको दिए हुए हैं, तो मास आपको लर्न करने पड़ेंगे। आपके बुक के अंदर टेबल में भी दिए हुए हैं इनके मास, तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। अगर नहीं मैं लिखवा दूंगा, मोस्ट एलिमेंट के मास में यहाँ पर लिखवा भी दूंगा। तो देखो हाइड्रोजन का मास होता है 1, ठीक है। क्लोरीन का जो मास होता है वो होता है 35.5। अब ये देखो, अब इसका देखो HCl का हमें मास निकालना है, ठीक है। तो HCl का मास निकालना है, तो देखो इसका कितना होता है 1 प्लस 35.5 कितना आ गया 36.5। तो इसका मास आ गया 36.5, यानी टोटल मास कितना है HCl का निकालोगे कितना है 36.5। अब इनको जोड़ो कितना आया इसका मास। अरे इनको जोड़ना नहीं आता आप लोगों को, ऐड करना नहीं आता क्या, कितना आया इन दोनों को जोड़ोगे 1 और 35.5 कितना आया भाई 36.5। तो बताओ ये और ये इक्वल हुआ या नहीं हुआ, आया क्या समझ में, ये और ये इक्वल हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें न तो मास, देखो इसका मास और इसका मास इक्वल है ना, तो न तो कोई मास बढ़ा नहीं घटा, बराबर है नहीं है, बात बताओ है ना। यानी जितना ये लिया उतना ही हमें ये मिला, यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान न तो मास कुछ बना नया बनाया गया कोई, ठीक है 37 थोड़ा हो गया, और नहीं कोई मास डिस्ट्रॉय हुआ, कम भी हुआ है क्या, नहीं हुआ ना, यानी 35 भी नहीं हुआ, यानी कि टोटल मास क्या कंजर्व है, मतलब जितना रिएक्टेंट का मास लिया है उतना ही हमें प्रोडक्ट का मास प्राप्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, mass neither created nor destroyed, it can transform from one form to another form. It means the total mass of reactant is always equal to the total mass of product. इस डेफिनेशन को आप या तो पॉज करके स्टूडेंट्स डेफिनेशन को उतार लेना, ठीक है। और एक एग्जांपल दे देता हूँ, अच्छा सा एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। कोई बुक में है क्या, नहीं है, चलो देखो जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले अपन कार्बन डाइऑक्साइड का मास ले लें, ठीक है ना। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है, तो देखो स्टूडेंट्स CO2 यानी C+O2 ऐसे होता है। CO2 का मास कैसे लेते हो, C+O2 ऐसे समझो। कार्बन का कितना होता है 12, ध्यान रखना बुक में है सब लिखा हुआ, ठीक है ना। कार्बन का कितना होता है 12। अब ये मत बोलो जो कहां से आया, बुक में है, ये ऑलरेडी है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। दिखाओ बुक में है क्या, ये देखो फ्रेंड्स पेज नंबर 35 पर है, ये रहे जो मास है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको मास करने, इसके अलावा मास को लर्न करने का सिंपल तरीका बता देता हूँ। जो टोटल मास होता है ना स्टूडेंट्स, वो उसके एटॉमिक नंबर का लगभग डबल होता है, लगभग डबल, पूरा ही डबल नहीं, लगभग डबल। जैसे देखो अभी एग्जांपल भी देता हूँ, कार्बन का मास, कार्बन कितने नंबर पर आता है 6 नंबर पर, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, करवाया था मैंने शायद 10th को तो करवाया था, आप लोगों को नहीं करवाया वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी इसका मास हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है 8, 16 तो मास होता है बेटा, 8 नंबर पर आता है। ऑक्सीजन कितने पर आता है 8 नंबर। ये आपको लर्न करना पड़ेगा 1 से लेकर 2 लेकर 20 तक, ये मैं आपको लर्न करवाऊंगा भी। यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, और नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये 20 तक। अगर 21 से भी करना चाहो आगे तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और अगर और भी आगे करना चाहो तो आगे भी लिखवा दूंगा, वरना 20 तक तो आपको
करना ही है, वो तो 20 तक ही बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो देखो कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 नंबर पर आता है, नहीं डबल कितना है 16, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 एक, लेकिन ऑक्सीजन कितने 2 है, तो 2 into 16 हुआ है नहीं हुआ, अरे एक O का 16 तो कितने O है 2 है ना, तो 16 का कितना हो गया 32, बोलो टोटल कितना हो गया 44 हुआ है नहीं हुआ, 44 हुआ है नहीं हुआ, हो गया ना, तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44, क्लियर। अब याद देखो कार्बन का मास कितना होता है 12, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है 32, अभी बताया था। अब इसको और इसको जोड़ो कितना आता है, इतना ही आएगा, करके देख लो चाहो तो आप, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? हाँ भाई नहीं आया क्या समझ में? हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्लियर। एक और दे दो एग्जांपल, चलो ये खुद निकालना, ठीक है। देखो कितने एग्जांपल बुक में आ गया आपके, एक है मैं कई एग्जांपल दे रहा हूं, देखो जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब निकालो इसका, फटाफट निकालो, मैग्नीशियम का कितना होता है, कितना होता है मैग्नीशियम का, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निकालते हैं तो मैग्नीशियम का होता है 24, ठीक है ना, मैग्नीशियम का 24, देखो 24 ही होगा 24, ठीक है, तो मैग्नीशियम का कितना होता है 24, वो बता ही देता हूं, और ऑक्सीजन का 16 है। अब निकालो, बोलो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कितना आएगा, बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका कितना होता है 24, इसका कितना होता है 16, कितना हुआ, कितना होता है 40, 40, तो इसका हो गया 40। अब देखो इसका जोड़ते हैं, बोलो मैग्नीशियम का कितना होता है 24 ग्राम हमने मैग्नीशियम ले लिया, ऑक्सीजन 60, तो बताओ इसको ऐड करो कितना आएगा, तो यानी आ गया क्या समझ में, द मास ऑफ कंजर्वेशन, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो टोटल मास है वो कंजर्व रहता है, ठीक है, नहीं तो क्रिएट होता है नहीं डिस्ट्रॉय होता है। ओके नेक्स्ट, सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, ये बोलता है सेकंड और भी अच्छा है, आप लोगों के लिए जितनी स्टूडेंट कोई हार्ड नहीं आते हैं सीबीएसई वालों के और आगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उनके इंग्लिश में शुद्ध होगा से जो ये बता रहा हूं, तो सेकंड है द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सेकंड लॉ है, सेकंड कहता है द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, the law of constant proportion, the law of constant proportion क्या कहता है, देखो ये कहता है कि कोई भी कंपाउंड जो होता है उस, ठीक है, अलग अलग प्रकार के कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है वह एक निश्चित रेशियो से मिलकर बना है, क्योंकि कोई भी कंपाउंड आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, कंपाउंड वगैरह भी, कंपाउंड फॉर्मेशन वगैरह भी बताऊंगा मैं भी, ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड है वो एलिमेंट से बनता है, जैसे कि वाटर मान लो H2O, ठीक है, या साल्ट मान लो NaCl, तो ये कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है NH3, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कोई भी जो कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट है ये क्या है एलिमेंट है, इनका एक पर्टिकुलर रेशियो होता है, कोई भी कंपाउंड है उसमें एलिमेंट का एक पर्टिकुलर रेशियो होता है,
चाहे वो कंपाउंड कहीं से भी लिया हुआ हो, चाहे वह कंपाउंड कहीं से भी लिया गया हो, उसका एक पर्टिकुलर रेशियो होता है। अब एग्जांपल देखो, जैसे वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसका रेशियो होता है 1:8, यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम क्या होता है, ऑक्सीजन। ये इसका एक पर्टिकुलर रेशियो होता है। तो चाहे इस वाटर को आपने कहीं से लिया हुआ हो, चाहो तो नल का पानी ले लो, चाहो तो किसी कोई भी टैप का ले लो, या फिर कोई पॉन्ड का ले लो, ओशियन का ले लो, तो ये बताओ कि कहीं से भी आप पानी लेते हो तो क्या फॉर्मूला चेंज हो जाता है क्या वाटर का? होता है या नहीं होता? नहीं होता है, वाटर का फॉर्मूला सेम रहेगा। तो वाटर आप किसी भी सोर्स से ले लो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना रहेगा, 1:8 ही रहेगा। क्लियर? एग्जांपल दूं, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे बनता है, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये बनाएगा वाटर H2O। तो अगर हमने 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया, 1 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया, तो वाटर कितना बनेगा, कितना बनेगा, 9 ग्राम। आ गया समझ में? तो ऑक्सीजन कितना बनेगा, 9, सॉरी वाटर कितना बनेगा, 9 ग्राम। आ गया? कहने का मतलब है जितना ये लिया उसी का टोटल क्या आएगा, क्या बनेगा, वाटर। अब हमने इस रेशियो के सामने चलेंगे, ठीक है, इसको डबल कर दो, कितना है, 2 ग्राम, और इसको डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। अब बताओ वाटर कितना ग्राम बनेगा? गलत होगा तो हो जाएगा, बोलो कितना बनेगा? सर 18। 18 ग्राम। वेरी गुड। किसने बोला ऑनलाइन? सर मैंने। अच्छा, अभिषेक ने क्या? तो 18 ग्राम क्या बनेगा, वाटर बनेगा। रेशियो वही रहेगा, काट के देख लो, रेशियो वैसी वही 1:8 का रहेगा। इसी प्रकार से और देखो, जैसे अमोनिया है, अमोनिया को आपने किसी भी मेथड से बनाया हुआ होगा जिसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो 3:14 रहेगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो कितना रहेगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का, ये हाइड्रोजन है और ये नाइट्रोजन, इसका रेशियो क्या रहेगा, 3:14। आपने चाहे अमोनिया किसी भी मेथड से बनाया हुआ हो, चाहे चाहे लेबोरेटरी मेथड से बनाया हो, चाहे हेपर मेथड से बनाया हुआ हो, चाहे किसी फैक्ट्री में बनाया हुआ हो, कैसे भी बनाया हुआ हो, इसमें इनका रेशियो यही रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। ये एक पर आपको अजीब लग रहा है, इनको ध्यान से पढ़ना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो फिर आप बता देना। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 होता है। बस ये चीज आप रेशियो लिख लेना, बहुत आप लोगों के लिए, ठीक है। तो द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टी का मींस क्या होता है कि इन एवरी कंपाउंड द रेशियो ऑफ द एलिमेंट रिमेन always constant, the ratio of elements remain always constant, ठीक है। it can be it cannot be changed, it cannot be changed, this is called the law of constant proportion। तो स्टूडेंट्स इसको आप उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट करवाता हूँ आपको। नेक्स्ट एटम के ऊपर चल रहे थे अपन, ठीक है, एटम का अपना टॉपिक चल रहा था। एटम के मॉडल में क्या आएंगे आगे, कैसा होता है एटम, ये सब आएगा आगे, वो भी बताएंगे आपको। तो देखिए
सबसे पहले डाल्टन ने एटम के बारे में बताया कि और एटम ऐसा होता है, एटम वैसा होता है। भाई कोई भी चीज के बारे में शुरू के अंदर बताते हैं तो इतनी जानकारी रहती नहीं है, तो हम अपने हिसाब से मन गढ़ंत बातें भी बता देते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले लोगों के पास इतने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट थे नहीं, ठीक है, लिमिटेड ही टाइप के उनके पास इंस्ट्रूमेंट थे, तो वो लोग क्या करते थे, अपने लिमिटेड साधन के द्वारा ही करते थे, उनके ऊपर रिसर्च करते थे। कुछ चीजें सही होती थी, कुछ गलत हो जाती थी, लेकिन ऐसे ही साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग पोस्टुलेट्स दिए, ठीक है, यानी अपनी अलग अलग थ्योरी दी, ठीक है। किसी की थ्योरी सही गई, किसी की गलत गई, किसी ने जो पॉइंट दिए किसी के कुछ पॉइंट गलत हो गए, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ कमियां निकलती रही, और फिर उन कमियों को आगे वाले साइंटिस्ट सुधारते गए, और एट लास्ट आज हमारे पास जो एटम का मॉडल है, ठीक है, वो एकदम से डेवलप मॉडल है। उसके बारे में अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डोल्टन ने बताया, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डोल्टन, यही है ना टॉपिक। डोल्टन एटॉमिक डोल्टन एटॉमिक थ्योरी, डोल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी? डोल्टन ने कोई डायग्राम बना के नहीं समझाया, उसने बताया देखो सबसे पहले इसकी थ्योरी समझना बहुत सिंपल है। जैसा कि मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी एटम की, ठीक है, तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप लोग चलो उसी के कुछ पॉइंट उस डेफिनेशन में आ जाएंगे। देखो डेफिनेशन क्या बताई थी, क्या बताई थी भाई, कि एटम इज ए माइक्रो पार्टिकल, एटम इज ए एटम इज द माइक्रो पार्टिकल that cannot be further more divide, that cannot be further more divide, it means it is a individual particles, ठीक है, and play the important role in chemical reaction। अब इसी को देखो, पहला माइक्रो पार्टिकल्स यानी स्मॉल पार्टिकल, एवरी पहला पॉइंट क्या जाएगा, एवरी सबस्टेंस इज मेड ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम। कि हर वो सबस्टेंस, हर सबस्टेंस जो है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। स्टूडेंट्स डोल्टन थ्योरी को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि डोल्टन थ्योरी आपके 10th क्लास में भी है, तो ध्यान से समझना। तो डोल्टन क्या कहता है कि एवरी सबस्टेंस इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, यानी कि हर सबस्टेंस क्या होता है, कोई भी चीज है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, उसे हम क्या कहते हैं, एटम। क्लियर? जैसे चौक है, ये चौक को भी अगर तोड़ते जाए एट लास्ट ऐसा स्थिति कंडीशन आएगी कि कैन नॉट बी फर्दर मोर डिवाइड, इसको आगे और नहीं तोड़ा जा सकता, उसको हम क्या कहेंगे, इसको आगे आप क्या कह सकते हो कि यह वही कंडीशन क्या कहलाती है, एटम कहलाती है। तो पहला पॉइंट आ गया कि हर सबस्टेंस पार्टिकल। फिर दूसरा है एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल। सेकंड यही तो बताया था मैंने एटम की डेफिनेशन में। पहला क्या है, माइक्रो पार्टिकल, यानी हर सबस्टेंस स्मॉल माइक्रो पार्टिकल से बनी हुई होती है, यानी इट इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल माइक्रो पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, जिसे हम एटम कहते हैं। फिर दूसरा है एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल, क्योंकि मैंने आपको उस डेफिनेशन में पॉइंट बताया था ना कि एटम जो होता है वह इट कैन नॉट बी फर्दर मोर डिवाइड, जब डिवाइड ही नहीं हो सकता तो ये इंडिविजुअल पार्टिकल है। सेकंड पॉइंट आ गया समझ में, इट इज ए इंडिविजुअल पार्टिकल। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि ऑल एटम ऑफ गिवन केमिकल एलिमेंट आर आइडेंटिकल। ये कहता है कि एक कोई एटम है, कोई भी अपने मतलब कि कोई केमिकल सब्सटेंस दिया है अपने को, उसके सारे के सारे एटम क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, यानी उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। कैसे, वही मैं आपको भी बताता हूँ।
तो ये क्या बोलता है कि कोई भी एलिमेंट है उसके जितने भी एटम होते हैं ना वो सारे के सारे क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। अब कैसे, एग्जांपल जैसे क्लोरीन है तो Cl2, तो क्लोरीन कितने क्लोरीन है, कितने क्लोरीन बोलो, 2 है नहीं है, ठीक है, तो कितने क्लोरीन हो गए, 2। तो ये भी क्लोरीन है और है तो ये भी क्लोरीन, तो आइडेंटिकल होगा या नहीं होगा, एक जैसा होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से फास्फोरस, फास्फोरस होता है P4, कितने फास्फोरस है इसमें, जोर से बोलो, इसमें फास्फोरस है 4, यानी यानी 4 फास्फोरस मिलकर के एक फास्फोरस का मॉलिक्यूल बनाया है, मॉलिक्यूल भी आएगा आगे। तो यानी ये सारे फास्फोरस आइडेंटिकल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि है ये एक चीज, है चीज ये, ठीक है, तो इसलिए ये सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिफरेंट केमिकल एलिमेंट है विद डिफरेंट एटम। कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट होते हैं उसके डिफरेंट टाइप के एटम होते हैं। एग्जांपल देखो, ये तो सेम एलिमेंट के एटम भी सेम होंगे, सेम एलिमेंट के एटम भी क्या होंगे, सेम होंगे, और डिफरेंट एलिमेंट के एटम क्या होंगे, डिफरेंट होते हैं। एग्जांपल देखो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के एटम अलग अलग है नहीं, कार्बन और ऑक्सीजन एक जैसे हैं या अलग अलग है, भाई इसकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है अलग अलग होती है, बोलो सर कार्बन अलग और अलग हो ऑक्सीजन एक गया। ही बात है क्या या अलग अलग है, अलग अलग है ना, क्योंकि कार्बन सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन गैसीय फॉर्म में पाई जाती है। कार्बन को अपन यूज में जनरली नहीं लेते, लेकिन ऑक्सीजन को अपन किस यूज में लेते हैं, रेस्पिरेशन के काम में लेते हैं ना। तो इसी प्रकार से वाटर, वाटर में देखो, वाटर के अंदर हाइड्रोजन अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है, तो हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, कहने का मतलब है कि सेम एलिमेंट के अंदर जो के सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, क्लियर, जैसा कि एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट में उसके एटम की प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, डिफरेंट हो गई होती है। ये आपके पॉइंट हो गया 4 का। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कहता है कि the atom of different elements combined in a whole number ratio form a molecule compound। ये क्या बोलता है, डाल्टन थ्योरी ये बोल रही है, यहाँ पर डाल्टन बोल रहा है कि कोई भी कंपाउंड बनता है उसमें जो एलिमेंट होते हैं पर्टिकुलर रेशियो में जुड़ करके ही क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। बहुत बढ़िया बात है। जैसे देखो अभी अभी आपको मैंने बताया था, जैसे वाटर है तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में जुड़ेंगे, 1:8 में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, एक पर्टिकुलर रेशियो में जुड़ेंगे ना। इसका रेशियो नहीं बिगाड़ सकते, अगर रेशियो बिगाड़ोगे तो वाटर नहीं बनेगा, इसी रेशियो में इसको जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से अमोनिया, अमोनिया भी NH3 है, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 1:14 होता है, 1:14 होता है, यानी ये रेशियो आप चेंज नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड में भी मैंने आपको बताया था 3:8 के करीब होता है, ठीक है, तो ये रेशियो भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट का मतलब ये होता है, ठीक है। 0.5 हो गया। छठा पॉइंट देखिए कि केमिकल चेंज एक्चुअली कम, ये रहने दो आपसे 6.5 पॉइंट की कर लो स्टूडेंट्स, आपके लिए काफी है। 6 पॉइंट करने के लिए आपको थोड़ा सा इस केमिस्ट्री को एडवांस पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको ये 6 वाला पॉइंट समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स डाल्टन जो पोस्टुलेट है, द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आई है तो बोलिए। हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नहीं फिर आगे चलते हैं। फिर इसके ड्रॉबैक भी है, ठीक है, वो शायद आपके कोर्स में नहीं है, अगर होंगे तो मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टूडेंट्स एटम।
एटम के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट एटम ही है ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज एटम। एटम की जनरली इस अपनी डेफिनेशन के बारे में हो गया था कि एटम इज द माइक्रो पार्टिकल, इट इज ए स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट माइक्रो पार्टिकल that cannot be furthermore divide and play the important role in chemical reaction। ये हमने बता दिया था। तो कोई भी सबस्टेंस का इतना स्मॉल पार्टिकल, सबसे स्मॉल पार्टिकल, उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, यानी और आगे उसको डिवाइड नहीं किया जा सके। अब एटम के जो साइज है, कई बार पूछते हैं कि एटम की साइज क्या होती है। ठीक है, ध्यान रखना एटम की साइज कितनी होती है। देखिए, और अब एटम की साइज कहते हैं किसे, ये भी ध्यान रखो। एटम की साइज क्या होती है भाई? एटम तो एक गोल होता है। हम अपनी साइज तो कह सकते हैं पैरों से लेकर के सिर तक की लंबाई नाप लेते हैं, लेकिन एटम की क्या माप होती है? ठीक है, एटम ऐसा होता है यू है, तो ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो साइज मानी जाती है ये मानी जाती है, जिसको आप रेडियस कहते हो ना। ठीक है, सर्किल पढ़ा होगा आप लोगों ने, सर्किल में रेडियस वगैरह पढ़ते हो ना, उसी को हम क्या कहते हैं? साइज कहते हैं। क्योंकि ये स्फीयर है, तो इसके सेंटर से लेकर के लास्ट वाले तक की जो डिस्टेंस है ना, उसे हम उसकी साइज कहते हैं। यानी जो इसकी रेडियस होती है वो इसकी साइज है। तो एक एटम की जनरली जो रेडियस साइज होती है वो होती है साइज ऑफ एटम 10 की पावर -10 मीटर। याद रखना 10 की पावर -10 मीटर, या 1 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम ही नया क्या है? ठीक है, तो देखो 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर को भी 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। अलग अलग नहीं होती है क्या? 1 किलोमीटर बोलते हैं ना, 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर को आप क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो? 1000 मीटर। ठीक है, तो आप लिखते हो ना 1000 मीटर, या फिर उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 किलोमीटर भी तो लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिख सकते क्या? इसी प्रकार से इसी को कितना लंबा लिखो तो आप इसको 1 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हो, यानी 1 एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। ये होती है एक एटम की साइज। तो इसको उतार लो स्टूडेंट्स। अब एटॉमिक सिंबल नेक्स्ट स्टूडेंट सिंबल। सिंबल में से जनरली आपको मैं जब पीरियोडिक टेबल करवाऊंगा तब बता दूंगा। जैसे कि इनके सिंबल के बारे में बोला जाता है कि जब शुरू के अंदर देखो कोई भी चीज को रिप्रेजेंट तो करना होता है। ठीक है, एक पहचान होनी जरूरी है। जैसे हम हैं, हमारे नाम होते हैं, हमारी पहचान क्या? हमारा नाम, नाम बोला। ठीक है, लेकिन कई बार नाम अलग अलग हो, ओ के सेम हो तो फिर सरनेम आगे जोड़ा। तो कहने का मतलब है कि हर चीज का एक पहचान होनी चाहिए। हमारी पहचान जैसे अपना नाम है, वैसे ही इन एलिमेंट की भी कोई पहचान होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब इन एलिमेंट की डिस्कवरी हुई तो इनके जो नाम है वो उनके सिंबल से हुए। जैसे कि इस तरीके से
ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये फास्फोरस है, कुछ इस तरीके का था। ठीक है, ये फास्फोरस का सिंबल है। कहने का मतलब है इस तरीके से इनकी पहचान, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल था याद रखना। फिर फटाफट हमें कोई एलिमेंट करना है तो ये बहुत जोर आता था। ठीक है, कुछ सिंबल एक जैसे से थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसको लर्न करना बहुत ही हार्ड काम था। तो जैसे कि गोल्ड और मर्क्यूरी की बात करें, ठीक है, जैसे कि ये है, इसमें यू था, ये गोल्ड और ये मर्क्यूरी, तो ये बहुत हार्ड है। अब यहाँ जी लिखा है तो गोल्ड है, अदरवाइज मरकरी है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा हार्ड काम था। तो फिर क्या कहा, फिर कहा कि ऐसे सिंबल से अच्छा है कि इनके दूसरे सिंबल करें। तो एक IUPAC आगे बहुत आएगी, ये IUPAC 10th में बहुत आएगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। तो IUPAC नाम की एक इंस्टीट्यूट है, इन्होंने इन एलिमेंट्स के अपने ही एक अलग सिंबल दिए। ठीक है, तो कल मैं इन सिंबल के बारे में आपको डिटेल से 1 to 20 तक एकदम डिटेल से करवाऊंगा। इसको आपको रन भी करना है ध्यान से। ठीक है, तो जैसे कि इनके जो सिंबल दिए थे, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, सोडियम का Na दिया था, ठीक है, पोटेशियम का Ka दिया था, फास्फोरस का P दिया था, मैग्नीशियम का Mg दे दिया। यानी कि सिंबल इस तरीके से दिए ताकि इनको इजीली मेमोराइज रखा जा सके, लर्न किया जा सके। ठीक है, कार्बन का दे दिया था C, ऑक्सीजन का दे दिया था O, नाइट्रोजन का दे दिया था N। ठीक है, तो कल स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 1 to 20 तक के सारे सिंबल लिखवा दूंगा। इसके अलावा अदर जो सिंबल है जो आपके काम आने वाले हैं, सारे नहीं, वैसे तो 118 के करीब एलिमेंट, 118 तक एलिमेंट है, कितने की याद करोगे? जो काम के 120 तो करना ही करना है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा एलिमेंट और होंगे उसके और मैं कल आपको करवा दूंगा, क्योंकि उसके बाद में करवाऊंगा कंपाउंड फॉर्मेशन।